विद्यार्थी जी, आज हम रसायन विज्ञान के पहला चैप्टर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं बाबू, जो विद्यार्थी जी बेसिक तरीके से होगा। तो कहता है विद्यार्थी जी, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, संघटन, गुणधर्मों तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रिया और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थी जी, इसे ही रसायन कहते हैं। यानी कि बाबू, रसायन विज्ञान में विद्यार्थी जी पदार्थों की रासायनिक संरचना, संघटन, गुणधर्मों तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थी जी कहता है कि 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवेजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और कहता है बाबू, रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। जिसका अर्थ है विद्यार्थी जी काला रंग। नेक्स्ट पेज बाबू। अब कहता है विद्यार्थी जी कि पदार्थ किसको कहते हैं? तो ब्रह्मांड में उपस्थित सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ मौजूद है विद्यार्थी जी, जो स्थान घेर रहा सब का सब क्या है बाबू? पदार्थ है। कहता है विद्यार्थी जी, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का क्या कहलाता है? मास कहलाता है, या द्रव्यमान कहिए हिंदी में विद्यार्थी जी। जैसे में आपका एग्जाम्पल है बाबू, दुनिया का जितना भी वस्तु ले लो सब का सब पदार्थ हो जाएगा। कहता जल, वायु, सोना, कुर्सी, किताब आदि सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। कहता विद्यार्थी जी, जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि पदार्थ नहीं है। लेकिन ये बाबू आपका विद्यार्थी जी जितने भी चीज़ है ये सॉफ्ट है, हार्डवेयर ना है चेला। हार्ड कहने का मतलब टच जिसमें कर दिए सब का सब पदार्थ है विद्यार्थी जी। लेकिन इसमें क्या है? आप इसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये विद्यार्थी जी क्या? प्रकाश है, ध्वनि है, विचार है, भावनाएं है, ये एक तरह से सॉफ्ट है। अब कहता है बाबू आगे पदार्थ की परिभाषा, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसको अपनी 5 इंद्रियां से महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? पदार्थ कहते हैं विद्यार्थी जी। कहता है कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान यानी विद्यार्थी जी वजन हो, है ना, और जिसका अपनी 5 इंद्रियां हैं जो विद्यार्थी जी जिससे हम महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं बाबू। नेक्स्ट पेज कहता है विद्यार्थी जी, नेक्स्ट पेज में आइए बाबू की पदार्थों का वर्गीकरण। अब आ जाइए यहाँ पर से विद्यार्थी जी, आपका स्टार्टिंग ज़्यादा बेहतर हो जाता। कहता है यह पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। पदार्थों का जो वर्गीकरण है विद्यार्थी जी 2 आधार पे किया जाता है, एक भौतिक आधार पे, एक रासायनिक आधार पे। तो कहता भौतिक आधार और रासायनिक आधार। तब भौतिक आधार में बाबू आपका विद्यार्थी जनरली तरीका से चलिएगा तो 3 है, और रासायनिक आधार पे विद्यार्थी जी जनरली तरीका से भी 3 है। तो कहता है भौतिक आधार पे चलते हैं तो आपका विद्यार्थी जी ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। फिर रासायनिक आधार पे चलते हैं विद्यार्थी जी तो आपका तत्व में और कौन सा बाबू? तो यौगिक, का उसके बाद क्या है? मिश्रण है। तो बारी बारी से सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि तत्व किसको कहता है, यौगिक किसको कहता है, मिश्रण किसको कहता है। नेक्स्ट पेज में जानेंगे विद्यार्थी जी। पहले आ जाइए कि भौतिक आधार पे पदार्थों को जो बांटा गया है, तो ये बाबू ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। तो अगला नेक्स्ट पेज विद्यार्थी जी। अब आ जाइए, कहता है विद्यार्थी जी ठोस अवस्था और बाबू द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, बोन्स-आइंस्टीन। विद्यार्थी जी जनरली तरीके से पदार्थों के मात्र तीन
3 अवस्था था। लेकिन विद्यार्थी जी बाद में एक आपका प्लाज्मा अवस्था खोजा गया, 2020 के लमसम ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट खोजा गया। यानी कि विद्यार्थी जी को अब तो नेक्स्ट में आते हैं बाबू की ठोस अवस्था हम लोग किसको बोलेंगे। अब कहता है ठोस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जैसे देख लीजिए विद्यार्थी जी, आप टेबल के देख लीजिए या ये पेन को देख लो बाबू, ये ठोस अवस्था है। तो कहता है इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जब इन द्रव्यों पर बाह्य बल लगाया जाता है तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है, अर्थात इनमें नगण्य संपीड़ितता का गुण होता है। यानी कहने का मतलब है जैसे इसमें विद्यार्थी जी बाहरी का बल लगाएं, जब बाहरी बल लगाएं बाबू तो थोड़ा सा बल के अनुसार, यदि विद्यार्थी जी मान के चलिए यहाँ पे कोई कागज़ का टुकड़ा है बाबू, ये भी विद्यार्थी जी ठोस है ना, लेकिन बाबू ये समीटा हुआ रहेगा, तब इस पे यदि हम इसके अनुसार से बल लगाएंगे तो हल्का सा ये झुकेगा। क्यों? क्योंकि ये विद्यार्थी जी थोड़ा बहुत हार्ड ज़्यादा नहीं है, लेकिन यही विद्यार्थी जी हार्ड ये ज़्यादा हो जाता है पेन। तो यहाँ पे यही कह रहा है जब इन द्रव्यों पर बाह्य बल लगाया जाता है तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है। यदि हार्डनेस से तो गुण होता है विद्यार्थी जी, हार्डनेस ना है बाबू ज़्यादा तो थोड़ा बहुत अपना आकार में चेंजिंग लाता है, लेकिन जितना द्रव्य लाएगा और जितना गैस लाएगा उतना विद्यार्थी जी ये नहीं लाएगा। इसलिए विद्यार्थी जी कहता ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान कम होता है जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, अर्थात इनका घनत्व अधिक होता है। कहता है विद्यार्थी जी कि वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान, यानी कि जरा देखो बाबू ये पेन में गैपिंग है तो ज़्यादा गैपिंग ना है विद्यार्थी जी, ना के बराबर, नगण्य बराबर। लेकिन वही विद्यार्थी जी आप द्रव में जाके देखिएगा तो द्रव में ज़्यादा गैपिंग होता है जो आपको पता ना चलता है, गैस में देखिएगा तो ज़्यादा गैपिंग होता है विद्यार्थी जी। तो वही कह रहा ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान कम होता है, और कहता है जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अत्यधिक होता है। यानी कि विद्यार्थी जी दो जो पार्टिकल होगा जिससे ये बना हुआ होगा, इनके पार्टिकलों के बीच जो आकर्षण बल होगा सबसे ज़्यादा मजबूत होगा विद्यार्थी जी। जैसे में बाबू आपका एग्जाम्पल हो गया ठोस का, लकड़ी, लोहे की छड़, कांच, पत्थर आदि, ये सब विद्यार्थी जी क्या हो गया, ठोस अवस्था हो गया। नेक्स्ट आ जाता है बाबू द्रव अवस्था। तो देखो विद्यार्थी जी द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग है विद्यार्थी जी। तो एक हो जाता है बाबू आपका द्रव, एक होता है विद्यार्थी जी द्रव्य। तो जिस समय आप शादी विवाह या विद्यार्थी जी आप पूजा पाठ पे बैठे हुए रहते होंगे, उस समय पंडित जी कहते हैं जजमान द्रव्य डालिए। तो द्रव्य का मतलब हुआ कि धातु को डालिए, लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी जी द्रव का मतलब है लिक्विड, यानी कि तरल पदार्थ। तो वही कह रहा बाबू कि द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। सही बात है विद्यार्थी जी, पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। जैसे बाबू ग्लास का जैसा शेप है विद्यार्थी जी, पानी यदि आप उसमें रखे हुए हैं तो पानी का शेप कैसा हो जाएगा, ग्लास जैसा हो जाएगा। वही पानी को विद्यार्थी जी आप यदि स्प्राइट के बोतल में डाल दीजिएगा तो स्प्राइट के बोतल जैसा हो जाएगा। वही पानी को यदि लोटा में डाल देते हैं तो लोटा जैसा शेप हो जाता है विद्यार्थी जी। इसका मतलब क्या है, इसका आकार निश्चित नहीं है चेला, इसका आकार क्या है, अनिश्चित होता है, परंतु इसका आयतन निश्चित होता है। हाँ विद्यार्थी जी आयतन तो निश्चित होगा, क्योंकि बाबू आपका जो एक गिलास पानी रखे हुए हैं लोटा में भी डालिएगा तो जितना गिलास का आयतन था उतना ही आयतन आपका वो लोटा में भी जाकर के विद्यार्थी जी घेरेगा। स्प्राइट का डब्बा में भी डालिएगा विद्यार्थी जी तो उतना ही वो आयतन घेरेगा। कहता है विद्यार्थी जी नेक्स्ट, कहता द्रवों में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता। कहता द्रव में अंतर आणविक स्थान
ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि विद्यार्थी जी वहाँ पे मौलिकूल्स का पार्ट जो होगा कुछ ठोस के अपेक्षा क्या होगा विद्यार्थी जी, अधिक होता है। कहता जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है, जबकि इनके अणुओं के आकर्षण बल क्या होता है बाबू, कम होता है। और कहता विद्यार्थी जी द्रवों में ठोसों की अपेक्षा कम घनत्व होता है। कहता द्रवों में ठोस की अपेक्षा कम घनत्व होता है। घनत्व कहने का मतलब होता है विद्यार्थी जी गाढ़ापन। घनत्व कहने का मतलब गाढ़ापन, यानी कि बाबू जितना ठोस अपने आप में गाढ़ा है उतना विद्यार्थी जी द्रव गाढ़ा नहीं है। कहता उदाहरण में विद्यार्थी जी द्रव का क्या है उदाहरण आपका बाबू, ये हो गया विद्यार्थी जी, क्या हो गया बाबू, जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, आदि हो गया विद्यार्थी जी। ये सब क्या है, द्रव अवस्था है। अब अगला है विद्यार्थी जी गैसीय अवस्था में आइए। गैसीय अवस्था में कहता है बाबू, गैसीय अवस्था में कहता है गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन, पदार्थ का आकार एवं आयतन। विद्यार्थी जी पदार्थ का आकार एवं आयतन की बात कहा गया है। तो पदार्थ की आकार एवं आयतन की बात कहा गया है विद्यार्थी जी, तो कहता आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। यानी कि बाबू न तो इसका आकार निश्चित है और न ही इसका आयतन निश्चित। यानी वही ठोस में जरा देखिए, जबकि ठोस में विद्यार्थी जी, जबकि ठोस में बाबू आपका क्या कह रहा था कि ठोस में, हाँ ठोस में विद्यार्थी जी ठोस में कह रहा था कि इसमें आपका बाबू आयतन भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है और आकार भी निश्चित है, आकार भी निश्चित है। लेकिन उसका अपोजिट देखिए, उसी का अपोजिट विद्यार्थी जी यहाँ पे क्या कह रहा है कि आकार भी निश्चित नहीं है और बाबू आयतन भी निश्चित नहीं है। यानी ठोस के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित है। ठोस में क्या कह रहा, आयतन और आकार दोनों ही क्या है, निश्चित है। और वही गैस में देखिएगा तो मात्र एगो विद्यार्थी जी, द्रव में देखिएगा क्योंकि गैस को तो देख ही रहे, द्रव में देखिएगा तो विद्यार्थी जी द्रव में क्या कह रहा, आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन क्या है, निश्चित है। तो क्वेश्चन आपका तो यहीं पर से बनेगा विद्यार्थी जी। जब यहाँ पर बाबू आपका गैस का तो दिया हुआ ही है विद्यार्थी जी, यहाँ पर कह रहा है ये दोनों का दोनों क्या है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है विद्यार्थी जी। यहाँ पे नहीं है यहाँ पे क्या है बाबू, है, यानी हाँ निश्चित है, यहाँ पर नहीं है। और वही द्रव देखा जाए विद्यार्थी जी, द्रव को देखा जाए तो कहता है कि आकार, आकार जो है बाबू वो आकार जो है अनिश्चित है और आयतन जो है विद्यार्थी जी, आयतन जो है क्या है, निश्चित है। यानी कि ठोस का आयतन निश्चित, आकार निश्चित, गैस का आकार अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, लेकिन द्रव्य का आकार क्या होगा, आकार होगा विद्यार्थी जी अनिश्चित और आयतन क्या होगा, निश्चित। यानी बस इतना ही का अंतर था विद्यार्थी जी। अब बाकी तो बाबू इससे ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो आगे करते हैं विद्यार्थी जी। कहता है कि गैसों में अंतर आणविक स्थान बहुत अधिक होता। हाँ विद्यार्थी जी, गैसों में कहता आणविक स्थान जो होता है बहुत अधिक होता है। सही बात है, गैस जो अपने आप में जो जुड़ा हुआ रहता है ना, बहुत गैप रहता है, उसमें बहुत गैप रहता है, इसलिए ना जिधर मन होता उधर चलते रहता है। यानी कि विद्यार्थी जी कैसा अवस्था, स्टूडेंट वाला अवस्था। आपका जिधर मन होता है विद्यार्थी जी उधर की ओर चले जाते हैं। मन हो गया बाबू की नाच गाना चल रहा है, खेसारी लाल यादव का आ गया विद्यार्थी जी, तो आप उधर ही सोझिया जाते हैं। पवन सिंह का नाच प्रोग्राम हो रहा है और कौन कौन है विद्यार्थी जी जो उनके साथ डांस करते हैं, हाँ माही मनीषा विद्यार्थी जी नज़र आ गया तो उधर ही चले जाते हैं। तो ये विद्यार्थी जी आप ही के नेचर जैसा, जैसा आपका नेचर है उसी प्रकार से गैस का भी नेचर है।
जहाँ इधर मन हुआ विद्यार्थी जी उधर की ओर ही चला जाता है। तो आप कहता है बाबू इसलिए इनमें उच्च स्पीडता का गुण होता है। सही बात है विद्यार्थी जी, यानी कि आपको जानते हैं बहुत बड़ा इस रूम में जितना स्पेस है उतना को विद्यार्थी जितना गैस भरा हुआ सारे गैस को संकुचन करके एक सिलेंडर में डाल सकते हैं। जैसे देखते होंगे कि रसोईया वाला जो गैस आता है LPG मोदी जी के अनुसार 1000, तो विद्यार्थी हम मोदी पाछ न ले रहे हैं विद्यार्थी जी, तब कहता है बाबू कि विद्यार्थी जी जो आपका 1000 वाला जो गैस आता है 15 kg का रहता है, लेकिन उसको खोल करके देखिए पूरा रूम में भर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पूरा रूम के बराबर जो आपका गैस है उसको संपीड़न करके उसको प्रेशराइज करके कितने लेयर के विद्यार्थी जी कितने आकार के आप बोतल में डाल रहे हैं या सिलेंडर में डाल रहे हैं, मात्र विद्यार्थी जी हाइट के हिसाब से कमर इतना है ना, बहुत कमर इतना उतना ही के हाइट में ना डाल रहे हैं पूरे रूम का। तो वही कह रहा है गैसों के कण कहाँ यहाँ पर, इसलिए इनमें उच्च स्पीडता उच्च संपीड़ितता यानी हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि सदाम छोटा बड़ा गैस फैला हुआ था और उसको क्या कर दिए छोटा आकार में कर दिए। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा इसी में होता है। कहता गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। गैसों के मध्य आकर्षण बल नग्न होता। हाँ विद्यार्थी जी सही बात है। और ना नग्न होता बाबू तो पता चलता कि विद्यार्थी जी एक दूसरे से गैस सब जुड़ा हुआ है तो उड़ ही नहीं पाता उतना जितना उड़ता है जितना नहीं विद्यार्थी। जैसे आप हमारे सेंट मारता है विद्यार्थी जी स्प्रे जो बाबू क्या क्या बहुत तरह का होता है, तो जब मारते हैं विद्यार्थी जी यदि जुड़ा हुआ रहता तो क्या करता स्प्रे नीचे गिर जाता, लेकिन वो क्या करता सगर फैलना चालू कर देता। तो यही है विद्यार्थी जी गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। इन एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है न के बराबर में, माने ना ही मान के चले तो ही बेहतर है। इसलिए गैसों के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं, यानी जिधर मन होता है उधर चला जाता है। एग्जाम्पल में विद्यार्थी जी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे विद्यार्थी जी। अब नेक्स्ट में है बाबू, नेक्स्ट है विद्यार्थी जी अगली अवस्था पदार्थों की अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। क्वेश्चन यहीं से बनेगा चेला, बस इस पॉइंट को जान गए तो सब जान गए, बाकी पढ़ने का कोई ज़रूरत उतना ना था। कहता घनत्व, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किस में, तो ठोस में। सबसे ज़्यादा घनत्व किस में विद्यार्थी जी, ठोस में। उसके बाद घनत्व के मामले में किस में, घनत्व का मामला विद्यार्थी जी किस में, तो कहता है बाबू घनत्व जो रहेगा वो विद्यार्थी जी घनत्व जो रहेगा उसके बाद द्रव में, और उसके बाद किस में, तो गैस में, और सबसे ज़्यादा किस में, ठोस में। और घनत्व का मतलब गाढ़ापन, घनत्व का मतलब गाढ़ापन। अब कहता आणविक आकर्षण बल विद्यार्थी जी, तो आणविक आकर्षण बल कहता है बाबू कि एक दूसरे से जुड़े हुए बल में किसका ज़्यादा बल रहता है, कौन सा बैरियर ज़्यादा रहता है, पिटने उठने पर कौन जल्दी नहीं अपने से अलग होता। तो बाबू ठोस है विद्यार्थी जी जिसका आणविक बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। उससे कम किसका होता है, द्रव का होता है। उससे कम किसका होता है, गैस का होता है। फिर कहता अंतर आणविक स्थान, यानी कि विद्यार्थी जी जो जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस तरह से ये विद्यार्थी जी कोई भी वस्तु है तो कहता है अपने के बीच में गैपिंग, तो गैपिंग के मामले में सबसे ज़्यादा गैपिंग किसको होता है, गैस में होता। सबसे उसके बाद किस में होता है, द्रव में होता है। और सबसे कम गैपिंग किस में होता है विद्यार्थी जी, ठोस में होता। जरा देखो बाबू किसका सीधे विद्यार्थी जी अपोजिट हो रहा है, घनत्व का अपोजिट हो रहा है। उसके बाद किसका हो रहा जी, आणविक आकर्षण बल का अपोजिट हो रहा है। यानी कि बाबू घनत्व और आणविक आकर्षण बल में पहला स्थान हासिल कौन किया, ठोस। अब पहला स्थान यहाँ हासिल कौन किया, ठोस। लेकिन विद्यार्थी जी वही अंतर आणविक कहने का मतलब ये बाबू हमारा जैसे उंगली है तो ये दोनों के बीच में जो गैप हुआ ना, ये गैप है जो विद्यार्थी जी इसी को बोला जाता है अंतर आणविक।
यानी एक दूसरे में अंतर। तो वही कह रहा बाबू कि सबसे ज़्यादा गैपिंग किस में आता है, तो गैस में रहता है, उसके बाद गैपिंग द्रव में, और उसके बाद गैपिंग ठोस में। और ठोस में ज़्यादा गैपिंग रहता चला तो बैरियर रहता, और उतना आसानी से विद्यार्थी, जितना हम लोग आसानी से इसको इधर उधर लेके जाते हैं, उधर जाता है, जैसे पेन ऐसे रखा हुआ नहीं ना टिकता है, क्या होता, हट जाता। अब अगला कहता है विद्यार्थी जी प्रसार, एक्सपेंशन, यानी कि विद्यार्थी जी इधर की उधर विद्यार्थी जी टहलना। तो कहता है बाबू सबसे ज़्यादा प्रसार कौन करता है, गैस करता है, उसके बाद कौन करता है, द्रव करता है, उसके बाद कौन करता है, ठोस करता है। फिर कहता है विसरण, तो विसरण सबसे ज़्यादा किस में होता है विद्यार्थी जी, गैस में होता है। फिर किस में होता है, द्रव में होता है, और सबसे कम विसरण किस में होता है, ठोस में होता है। फिर विद्यार्थी जी कहता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा विद्यार्थी जी सबसे ज़्यादा किस में है, तो कहता है गैस में गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, क्योंकि भ्रमण करता है। फिर कहता है बाबू गतिज ऊर्जा द्रव में ज़्यादा है। फिर कहता है गतिज ऊर्जा ठोस में ना के बराबर विद्यार्थी जी, बिना धक्का दे ले वो गतिज ऊर्जा कर ही नहीं सकता है। तो जरा देखो बाबू, अब इधर कहता है विद्यार्थी जी किस किस में समानता का रूप ले लिया है, तो ये यहाँ पर जरा देखिएगा, ये अंतर आणविक स्थान, प्रसार, विसरण, गतिज ऊर्जा, ये विद्यार्थी जी सब का सब क्या है, एक समान चल रहा है। सबके आगे में क्या लग रहा है, गैस वाला लग रहा है, यहाँ भी गैस, यहाँ भी गैस, यहाँ भी गैस, लास्ट में कौन है, ठोस ठोस ठोस। लेकिन वही बाबू घनत्व और आणविक आकर्षण बल को देखा जाए तो कौन हो जाता है विद्यार्थी जी, आपका ठोस, और यहाँ पर भी विद्यार्थी जी ठोस आगे रहता है, यानी 2 गो में आगे रहेगा। अब बाकी विद्यार्थी जी इधर का 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है विद्यार्थी जी, उसमें क्या रहेगा, ठोस पीछे रहेगा। कौन आगे रहेगा, कौन आगे रहेगा बालक, गैस आगे रहेगा। हाँ, अब नेक्स्ट है विद्यार्थी जी, नेक्स्ट पेज बाबू, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा चेला, बस इतना ही से पूछता है, ज़्यादा से नहीं पूछता, यदि आएगा तो। अब कहता है विद्यार्थी जी प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था किसको बोला जाता है, तो कहता है बाबू प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता, न आकार ही है निश्चित चेला और न आयतन है। कहता है यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है, यानी कि बाबू गैस की अवस्था है, जो आयनीकृत होता है तब प्लाज्मा बनता है, जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, यानी धनावेशित आयनों और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। और जहाँ पर बराबर हो गया और विद्यार्थी जी गैस का, तो वो अवस्था क्या कहलाता, प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। ये ज़्यादा बाबू ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ, ब्रह्मांड में विद्यार्थी जी देखने के लिए मिलता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा है ना, प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। कहता सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। ये प्लाज्मा के बारे में समझ गए विद्यार्थी जी। नेक्स्ट है बाबू आपका, नेक्स्ट है विद्यार्थी जी पांचवा अवस्था। जबकि विद्यार्थी जी गूगल पे सर्च मारेगा तो 7 अवस्था दे दिया गया है, लेकिन अभी बाबू हमारे 5 अवस्था का विद्यार्थी जी मानता मिला हुआ। कहता बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जरा देखो विद्यार्थी जी, कहता वर्ष 1920 में भारतीय विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था का खोज किए थे, लेकिन विद्यार्थी जी भारत में इनका कोई विद्यार्थी जी महत्व को नहीं दे रहे थे और नहीं विद्यार्थी जी बड़े पैमाने पर इनको दिया जा रहा था। तब 1920 में विद्यार्थी जी इन्होंने किनके पास भेजा इस अवस्था को, जानकारी को विद्यार्थी जी, ये आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के पास भेजा। तो आइंस्टीन ने सोचा कि हमारा नाम भी तो रहना चाहिए। मिल तो गया सही कि 5वां अवस्था है,
लेकिन पांचवा अवस्था विद्यार्थी जी मिल गया तो आइंस्टीन को भी लोभ हो गया और उन्होंने कहा कि आपका नाम का जो टाइटिल है बोस वो आगे हम रखेंगे और हम अपना नाम का टाइटिल बीच में रखेंगे। कंडेंसेट विद्यार्थी जी उस अवस्था को बोला जाता है। तो जरा बताते हैं कि उस अवस्था क्या है। कहता है बाबू कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान पे यदि कोई पदार्थ को रख दिया जाए तो विद्यार्थी जी निष्क्रिय हो जाता है, वो क्रिया नहीं कर पाता है। अब वैसी अवस्था को क्या कहा जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है बाबू। तो कहता है विद्यार्थी जी कि पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में द्रव्य की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की। कहता है विद्यार्थी जी कि BC, इसको भी बोला जाता है, BC के नाम से भी बोला जाता है, वह अवस्थाएं हैं जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप पर तक, यानी परम शून्य ताप कहे तो कौन सा? या तो विद्यार्थी -273 डिग्री सेल्सियस तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। और जब परमाणु की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाएगा बाबू तो विद्यार्थी जी क्रियाशील नहीं रह पाएगा। इसलिए विद्यार्थी जी आपका जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है वो बाबू आपका विद्यार्थी जी ये गैसों का परम शून्य ताप पर विद्यार्थी जी जो अवस्था पाई जाती है वो होता है। अब नेक्स्ट में बाबू अगला नेक्स्ट कहता है विद्यार्थी जी पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। तब पदार्थों में होने वाले परिवर्तन क्या है बाबू? कहता पदार्थों में दो प्रकार का परिवर्तन होता है विद्यार्थी जी। एक होता है बाबू भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो कहता भौतिक परिवर्तन किसको बोला जाता है? तो यह एक ऐसी अस्थाई परिवर्तन है, इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ की परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। हाँ विद्यार्थी सही बात बाबू। कहता है कि कोई भी पदार्थ यदि विद्यार्थी जी भौतिक के आधार पर यदि परिवर्तन होता है तो बाबू पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो है विद्यार्थी जी पुनः अपना अवस्था में नहीं आ सकता। तो जरा रासायनिक अवस्था का भी परिवर्तन जो के बारे में जरा जानिए विद्यार्थी जी। दूध से दही बनना, फिर से बाबू दही से दूध नहीं बन सकता, लेकिन विद्यार्थी जी यही शरबत यदि आप बना देते हैं चीनी और पानी का तो फिर से आप उसको चीनी बना सकते है ना। तो वैसे अवस्था को विद्यार्थी जी भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, शरबत वाला अवस्था को। और रासायनिक अवस्था वाला को विद्यार्थी जो दूध से जो दही बनता है वो रासायनिक अवस्था। कहता है बाबू यह एक अस्थाई परिवर्तन है। कौन सा? भौतिक वाला। अस्थाई ना है चेला, अस्थाई। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन यह अस्थाई परिवर्तन है, इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है। सही बात है विद्यार्थी जी। और पुनः अपनी अवस्था में भी नहीं आता है और बाबू गुण में भी चेंजिंग हो जाता है, अवस्था भी चेंजिंग हो जाता है विद्यार्थी जी, उसका रंग चेंजिंग हो जाता है, स्वाद भी चेंजिंग हो जाता है। हाँ विद्यार्थी जी अगला नेक्स्ट पेज बाबू। तो नेक्स्ट पेज लास्ट पेज है विद्यार्थी जी। कहता पदार्थों में होने वाले परिवर्तन के बारे में। तब भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, क्वेश्चन में कहाँ फंसिएगा जो जरा देखिए विद्यार्थी जी। कह रहा मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन वही मोमबत्ती का जलना विद्यार्थी जी रासायनिक परिवर्तन है। बार बार पकड़े जाते होंगे, लगता होगा कि ये कहाँ से आ जाता है कोई क्वेश्चन। कहता पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है। जैसे विद्यार्थी जी पानी से बर्फ बना तो बर्फ को क्या करिएगा, फिर से जाकर के हाई टेम्परेचर में देखिए डालिएगा, फिर से पानी बन जाएगा। यानी ये क्या हो गया, फिर से पुनः अपना अवस्था में आ रहा है भौतिक पर। अब मक्खन का खट्टा हो जाना यानी बैक्टीरिया के चलते खट्टा हो रहा विद्यार्थी जी, दोबारा फिर उसको मक्खन के ही रूप में सही नहीं कर सकते। गरम करिएगा घी बन जाएगा वही मक्खन,
है ना। अगला कहता है बाबू पानी का, विद्यार्थी जी पानी का वाष्प बनना। हाँ विद्यार्थी जी, पानी का वाष्प बनना। तो पानी का वाष्प बनना विद्यार्थी जी, अब जरा देखो बाबू, कहता है विद्यार्थी जी कि पानी का वाष्प बनना। तब पानी का जो वाष्प बनेगा विद्यार्थी जी, पानी का जो वाष्प बनेगा वो बाबू यदि ठंडा उसको कर देते हैं वाष्प को, तो क्या हो जाएगा, फिर से पानी बन जाएगा। यानी भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहता किसको है, जो अपने आसानी से अपने ही फॉर्म में फिर से आ जाए, वही तो भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर कहता है खाने का पचना विद्यार्थी जी, खाना जब पच जाएगा एक बार बाबू तो फिर से क्या चावल बन पाएगा, ना बन पाएगा। इसलिए विद्यार्थी जी क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। फिर कहता है विद्यार्थी जी दूध का गर्म होना। तो बाबू दूध का गर्म हुआ है तो दूध को फिर ठंडा कर देंगे, वही अवस्था में आ गया, यानी भौतिक परिवर्तन। फिर कहता है विद्यार्थी जी रेत का पानी में घुलना। रेत का पानी, ठीक है, रेत का पानी में घुला भी दिए तो क्या हो गया, पानी को विद्यार्थी जी अलग कर देंगे, रेत को अलग कर देंगे, सिंपल सा चीज़ है। कागज का फटना, देखो विद्यार्थी जी यहाँ भी पकड़ाइएगा, कागज का फटना विद्यार्थी जी भौतिक परिवर्तन, लेकिन यही कागज का जलना कह दे तो रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना कह दे तो रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना विद्यार्थी जी ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, ये क्या हो जाएगा जी, ये विद्यार्थी जी आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। खाने का पचना भी रासायनिक परिवर्तन, मक्खन का खट्टा होना भी रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन। तो विद्यार्थी जी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, आगे बढ़ाइएगा विद्यार्थी जी चैनल को। धन्यवाद।